वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपनी जो सीरीज़ हमारी चल रही थी बायोलॉजी की, इसको एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। पार्ट नंबर 33वां आज हम करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि बड़े लंबे अंतराल के बाद ये पार्ट नंबर 33वां आ रहा है और इसमें एक और खुशी का मौका अपने संस्थान के साथ जुड़ गया है। सीजेड क्लासेस के हमारे चारों बच्चे आर्मी का जो रिज़ल्ट आया था, अभी 2 दिन हुए हैं, उसमें सेलेक्ट हुए हैं। बात करेंगे हम धर्मवीर भदौरिया की। धर्मवीर भदौरिया आर्मी जीडी में अंततः सेलेक्ट हो ही गए। कई बार प्रयास किया, असफलता के बाद एक लंबी सफलता उनको मिली। इसके बाद में बात करेंगे हम दीपेंद्र गौतम की। दीपेंद्र गौतम आर्मी टेक्निकल में सिलेक्ट हो गए। इसके बाद बात करेंगे अर्पित चौहान की। अर्पित चौहान जिन्होंने 100 में 100 नंबर अपने फिजिकल में प्राप्त किए थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया। और इसके बाद अंत में हम बात करेंगे कल्लू तोमर की। कल्लू तोमर बहुत जल्दी एक ही प्रयास में सिलेक्ट होने वाले होनहार जाबाज हैं। इन्होंने एक ही प्रयास में सफलता प्राप्त की, पहले ही प्रयास में दौड़ भी लगाई। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये चारों बधाई के पात्र हैं। जैसे ही इन चारों लोगों की ज्वाइनिंग आएगी, वैसे ही ये सीजेड क्लासेस प्लेटफॉर्म पर ये चारों लोग उपलब्ध रहेंगे और उनसे जानेंगे उनका हाल, उनको शुभकामनाएं भी देंगे। तो चलते हैं, अपनी बात स्टार्ट करते हैं। हमने बातचीत कर ली थी बायोलॉजी पार्ट नंबर 33 में, 32 में लाइसोसोम तक। आज स्टार्ट करते हैं लवक को। लवक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात यह है कि आखिरकार जो प्लास्टिड होते हैं, लवक जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग आवरड़ी लवक के नाम से जानते हैं। आ मतलब नहीं, बर्ड मतलब पिगमेंट, जिसका कोई रंग ना हो, आवरड़ी लवक। और इसके बाद में दूसरे की हम बात कर लेते हैं। दूसरे का नाम है वरड़ी लवक, वरड़ी लवक। और तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट है हरित लवक। तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार इनसे क्वेश्चन बने हैं। इसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ये अपना रहा क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद में ये थर्ड अपना रहा क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे आवरड़ी लवक की। आवरड़ी लवक से स्टार्ट अपनी बात करते हैं। ये निश्चित रूप से आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे आवरड़ी का मतलब क्या हो गया। इसमें वर्ण नहीं होता, यानी कि रंग नहीं होता। ये ऐसे लवक होते हैं जिसमें वर्णक नहीं पाया जाता, यानी कि हम कह सकते हैं रंगहीन लवक होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में जान लेंगे। मुख्यतः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता। जैसे कि हम लोग बात कर लें जड़ की, या फिर बात कर लें भूमिगत तनों की, वहाँ ये नहीं पहुँच पाते हैं। इनका कार्य क्या है, इनके कार्य के बारे में भी जान लेते हैं। जो इनका कार्य है उसको देख लेते हैं। ये सामान्य रूप से एमिनो एसिड को, अमीनो अम्लों को वसी अम्लों में बदलते हैं, वसी अम्लों में बदल देते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं वरड़ी लवक की। आवरड़ी लवक हमारा हो गया। अब हम जानते हैं वरड़ी लवक के बारे में। अब वरड़ी लवक जो होगा, ये रंग के लिए जिम्मेदार होगा। जो हमारे पत्तियों व फूलों में विभिन्न रंग होते हैं, उनके लिए जिम्मेदार होता है वरड़ी लवक। अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं हरित लवक की। हरित लवक, हरित लवक में क्या पाया जाता है, तो हरित लवक में पर्ण हरित होता है।
और हरित, जिसको क्लोरोफिल भी कहते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये करते क्या है, तो इसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आप और हम सब जानते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण अगर ना हो तो किसी भी प्रकार से भोजन निर्माण की प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। जब भोजन निर्माण नहीं होगा तो पूरी प्रक्रिया ध्वस्त हो जाएगी। यानी कि अगर हमें गेहूँ चाहिए खाने के लिए, तो वो जब अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो कहाँ से अनाज होगा। ये फोटोसिंथेसिस जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब और एक इम्पोर्टेंट इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन उसको जान लेते हैं। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, रसोई घर भी कहा जाता है। हरित लवक में और भी कुछ पिगमेंट होते हैं, अन्नवर्धक होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो हरित लवक में पहले नंबर पे बात करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या होता है, तो इसमें होता है कैरोटीन दिखता कैसा है, किस प्रकार का होता है, तो ये नारंगी वर्णक होता है, नारंगी होता है। जो करता क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कैरोटीन के अलावा और भी हैं। इसका नाम है जेंथोफिल के बारे में जान लेते हैं। यह मुख्य रूप से पीले रंग का होता है, पीले रंग का वर्णक है। कहाँ उपस्थित होता है, तो ये पत्तियों में उपस्थित होता है। ये पीले रंग का होता है और कहाँ उपस्थित होगा, पत्तियों में उपस्थित होता है। ये भी 3 प्रकार का होता है। अगर हम जेंथोफिल की बात करें तो मुख्य रूप से इसको 3 रूप में बांटा जा सकता है। पहले का नाम है कैंथाजेंथिन, दूसरे का नाम है जियाजेंथिन, तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा हमारा है ल्यूटीन। इन तीनों की अगर हम बात कर लें तो ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जानते हैं इसके बाद में, लवक हमने पढ़ लिया, इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, इसकी खोज किसने की है। तो इसकी खोज आप सब जानते होंगे, रिचर्ड अल्टमैन ने की है। खोज जो की है रिचर्ड अल्टमैन ने की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कब की है, तो ये 1890 ईस्वी में की गई है, 1890 ईस्वी में। अब ये महत्वपूर्ण बात है, आखिरकार ये कहाँ पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। अब इसके बाद में जान लेते हैं इससे और जो महत्वपूर्ण बातें संबंधित हैं। तो वो ये बात है कि आखिरकार अल्टमैन ने इसे क्या माइटोकॉन्ड्रिया कहा, तो जवाब है नहीं। अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा, बायोप्लास्ट। अल्टमैन के द्वारा ये बायोप्लास्ट कहा गया, लेकिन बाद में कार्ल बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसके बाद में ये महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो आकार है या फिर आकृति की बात कर लें तो इसका जो साइज है और शेप ये दोनों चेंज होते हैं, यानी कि हमेशा बदलते रहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात यह है, माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं, ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। आखिरकार ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे जो कारण है वो यहाँ पे हम बता देते हैं। कारण ये है कि जब एक ग्लूकोज अणु टूटता है, एक ग्लूकोज जब अणु टूटता है तो इससे 36 ATP ऊर्जा बाहर निकलती है। 36 ATP ऊर्जा बाहर निकलती है। इस 36 में से 34 ATP, इस 36 में से कितना 34 ATP माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ये 34 ATP माइटोकॉन्ड्रिया में जो अणुओं का निर्माण होता है वो किस चक्र के दौरान होता है? तो इस चक्र का जो नाम है इसको हम लोग जानते हैं क्रेब्स चक्र के दौरान। क्रेब्स चक्र के दौरान 34 ATP अणुओं का निर्माण होता है। हमने पढ़ा एक ग्लूकोज में 36 ATP अणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद में जो 34 होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। यही कारण है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग रिक्तिकाएं अथवा रचना